मेरा नाम जेंसन है। 3 महीने पहले मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। मैं अपने दोस्त के घर स्लीप ओवर पार्टी पर गया था, जहां हम सब ने बैठकर लिफ्ट की कुछ मशहूर वीडियोस देखी। हालांकि वो रात मस्ती और मजाक में कट गई, लेकिन वो अजीब खेल मेरे दिमाग में बैठ गए जो नहीं होना चाहिए था। तो एक बार जब मैं घर आया तो मैं उनमें से एक खेल को ट्राई करने के बारे में सोचने लगा। हम 13 माले की एक पुरानी बिल्डिंग में रहते थे। हमारा घर ग्राउंड फ्लोर पर था। हमारी बिल्डिंग में ज्यादा लोग नहीं रहते थे, इसलिए लिफ्ट के उन खेलों को आजमाने का मेरे पास अच्छा मौका था। बिना किसी की रोक टोक मैं जो चाहे कर सकता था। रविवार की शांत रात, मेरे डैड ने ज्यादा पी ली थी, इसलिए वो सोफे पर ही सो गए थे और मेरी मॉम अपनी एक सहेली के घर गई हुई थी। इस मौके का अच्छा फायदा उठाते हुए मैं दबे पांव से बाहर निकला और लॉबी तक पहुंच गया। तेज बारिश और हवा के कारण लॉबी में वक्त रहते रहते आवाजें और रोशनी हो गई थी। मैंने अपना फोन उठाया और लिफ्ट की तरफ जाने लगा, जो कॉरिडोर की दूसरी तरफ था। मैंने लिफ्ट का बटन दबाया और वो रिंग की आवाज करते हुए खुल गई। क्या मुझे ये करना चाहिए? ओह मैन, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये कर रहा हूं। मैं लिफ्ट के अंदर घुसा और मैंने उसका दरवाजा बंद कर दिया। मैं इस खेल का विवरण आपके साथ नहीं करूंगा, क्योंकि ये काम करता है और मैं नहीं चाहता कि कोई और भी मेरी तरह ये गलती करे। सिर्फ आपके समझने के लिए मैं इतना बता देता हूं कि लिफ्ट के कुछ नंबर एक विशेष क्रम में दबाने के बाद आपको आखिर में 5वीं मंजिल पर जाना होता है, और वहां से लोग कहते हैं कि आपके साथ एक औरत लिफ्ट के अंदर घुसती है। इसलिए मैंने वैसा ही किया जैसा मैंने सोचा था। मैंने लिफ्ट के अंदर एक नंबर उसी क्रम में दबाना शुरू कर दिया और हर बार वो लिफ्ट उसी मंजिल पर जाकर रुकने लगी। उन जगहों पर बहुत ही कम लाइट चल रही थी और वो मंजिल खाली थी। जब आखिर में 5वीं मंजिल पर जाने की बारी आई तो मैं बहुत डर गया। मुझे लगा कि इस खेल को रोकने का और इससे बाहर आने का अब भी मेरे पास समय है। इसलिए मैंने स्टॉप का बटन दबाया और वो लिफ्ट तीसरी और चौथी मंजिल के बीच जाकर रुक गई। मुझे अपनी सांसें जोर जोर से चलती हुई सुनाई दे रही थी। डैम इट! मुझे अपनी बेवकूफी पर पछतावा होने लगा और मैंने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया ताकि मैं अपने कमरे में वापस जा सकूं। लिफ्ट नीचे की तरफ जाने शुरू हो गई और मैं थोड़ा शांत हुआ। मुझे लगा कि मैं उस खेल को बीच में रोकने में कामयाब हो गया हूं, लेकिन मैं सच नहीं जानता था। जब वो लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर जाकर रुकी तो मुझे बहुत ही जोर का झटका लगा। ये क्या? पहले मुझे लगा कि मेरे एक्सपेरिमेंट की वजह से लिफ्ट खराब हो गई है, इसलिए मैं डर के मारे अलार्म बजाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फिर अचानक दरवाजा खुल गया। वो एक अंधेरे से भरी खाली जगह में आकर खुला। मैं मजाक नहीं कर रहा। लिफ्ट के बाहर घुप अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं था। मैंने फौरन दरवाजा बंद करने का बटन दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। ये मैंने क्या कर दिया? आखिर ये कौन सी जगह है? क्या मैं किसी और दुनिया में आ गया था? मैं चिल्लाया, हेलो, क्या कोई है? लेकिन मुझे बस अपनी ही आवाज गूंजती हुई वापस सुनाई देने लगी। अचानक कुछ लाइट्स जगमगाने लगी और एक एक करके वो सब जल गई और वो पूरी जगह साफ साफ दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई खाली ऑफिस हो। पीली दीवारें और गीला फर्श, सीलन की बदबू मेरे फेफड़ों में घुस गई। क्या मैं बेसमेंट में हूं? वो पक्का इस बिल्डिंग का बेसमेंट होगा। हालांकि मैं अपनी बिल्डिंग के बेसमेंट में पहले कभी नहीं आया था। वो लिफ्ट तो वाकई खराब हो चुकी थी, इसलिए मैंने तय किया कि मैं सीढ़ियां ढूंढकर वहां से वापस लौट जाता हूं। मैं लिफ्ट से बाहर निकला, जो मेरी दूसरी गलती थी। मैं अजीब, धुंधले और गंदे बैकरूम में चलने लगा। वो बिल्कुल खाली था। वहां पर एक भी फर्नीचर नहीं पड़ा हुआ था, न ही कोई कूड़ेदान या फिर सफाई करने का कोई सामान। बस पड़ी सी एक खाली जगह। हर एक कदम जो मैं आगे बढ़ रहा था, उसके हर कुछ देर बाद मैं पीछे मुड़कर यह देखता कि मैं लिफ्ट से कितनी दूर आ गया हूं। इसी तरह भगवान न जाने कितनी देर चलने के बाद तक मैंने अचानक एक लड़की को देखा। वो मेरे रास्ता रोके जमीन पर बैठी हुई थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसका शरीर अजीब ढंग से कांप रहा था और फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। वो रो रही थी। मैम, एक्सक्यूज मी। मुझे लगा कि शायद उसने मुझे सुना नहीं, इसलिए मैंने और जोर से कहा, मैम, क्या आप ठीक हैं? उसका रोना बंद हो गया। मुझे माफ कर देना। क्या? क्यों? प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे डर लगने लगा।
आप ये क्या कह रही हैं? मैं आपसे पहले कभी नहीं मिला, तो आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? मुझे माफ करना क्योंकि मैं तुम्हारे खून से नहाना चाहती हूँ। क्या? मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मेरे मुंह से जैसे कोई आवाज ही नहीं निकल पा रही। वो लड़की अचानक खड़ी हुई लेकिन बिना मुड़े और तभी सारी लाइट्स बंद हो गई। ओह शिट! हर तरफ घुप अंधेरा हो गया। क्या क्या हो रहा है यहाँ? और फिर तभी सारी लाइट्स दोबारा जल गई। लेकिन एक बात अलग थी, अब वो लड़की पीछे की तरफ झुकी हुई थी, मुझे उल्टा होकर देख रही थी। उसके हाथ जमीन से नहीं लगे हुए थे क्योंकि उसके हाथ थे ही नहीं। हाँ, उसके हाथों का सिर्फ ऊपर का हिस्सा था और उसका बाकी शरीर और पतली टांगे। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे जिन पर धब्बे थे। मैं बयां नहीं कर सकता कि उसका शरीर उस तरह कितना डरावना लग रहा था। वो उसी पोजीशन में रहते हुए पागलों की तरह हंसने लगी। जो मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ उसके लिए मुझे माफ कर देना। और फिर वो पूरी तेजी के साथ मेरी तरफ भागने लगी। लो मैं आ गई। वो किसी मेंढक की तरह फुदक फुदक कर मेरा पीछा करने लगी। मैं हांफते हुए भागता रहा। मैं बस इतना चाहता था कि मुझे लिफ्ट दिख जाए और मैं उसके अंदर घुस जाऊं। मैं उसे भागते हुए और किसी शैतान की तरह हंसते हुए मेरे पीछे भागने की आवाज सुन सकता था। मैं पीछे देखने से भी डर रहा था क्योंकि अगर मैंने अपना संतुलन खोया तो वो मेरे लिए बहुत गलत साबित हो सकता था। उस जगह की लाइट्स भी चिलमिल होने लगी और उस बंद जगह में तेज हवाएं चलने लगी। पीले रंग का पेंट काला बनकर जगह जगह से टपकने लगा। यहां तक कि मेरे सर की छत भी लीक होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं ऐसी जगह डूब कर मर जाऊंगा। अरे कुछ 70 सेकंड्स के बाद उस लड़की की हंसी मेरे और करीब आने लगी। मेरी टांगों ने जवाब दे दिया। मैं उस बैक रूम में एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा था जैसे कि मैं किसी पहेली में हूं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। घुटन मेरे अंदर घर करने लगी और तभी मैंने लिफ्ट की रिंग की आवाज सुनी। आखिरकार मैंने उसे ढूंढ लिया। एक एंड पर खड़े हुए लिफ्ट मुझे मेरा आखिरी सहारा लग रही थी, लेकिन उसके दरवाजे अब मुझे बंद होते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं उन्हें एक दूसरे के करीब आते हुए देख रहा था और उसी के साथ साथ अपने जिंदा होने के चांस भी कम होते हुए देख रहा था। इस नरक से निकलने की उम्मीद भी खोती जा रही थी। वो लड़की पीछे से चिल्लाई, तुम यहां से भाग नहीं पाओगे, ये समय का खेल है। मैं अपनी जिंदगी में कभी इतनी तेज नहीं भागा। लिफ्ट का दरवाजा इंच की दूरी के बाद बंद होने वाला था और उससे पहले मैं उस लिफ्ट के अंदर घुस गया। मैं लड़खड़ाते हुए लिफ्ट में गिर गया और पीछे से दरवाजा बंद हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। 2 दिन बाद जब मैं अपने बिस्तर पर उठा तो मेरे मॉम डैड मुझे चिंता भरी नजरों के साथ मेरे बगल में बैठे देख रहे थे। मुझे पता चला कि मेरे डैड को मेरे चिल्लाने की आवाज आई और जब वो मुझे देखने मेरे कमरे में गए तो मैं वहां नहीं था। इसलिए वो मुझे लॉबी में ढूंढने बाहर आए और तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और उन्होंने मुझे लिफ्ट के अंदर बेहोश पाया। उन्हें अब तक यह समझ नहीं आया कि उन्हें लिफ्ट के अंदर से मेरी चीख की आवाज घर के अंदर तक कैसे सुनाई दी। इतनी भयानक मंजर के बाद जब मैं काफी दिनों बाद तेज बुखार से लड़कर अपने पैरों पर उठा तो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि उस रात क्या हुआ था। मैंने उन्हें बताया कि मैं लिफ्ट में खेलते खेलते उसमें फंस गया और जब लिफ्ट ने चलना बंद कर दिया तो मैं डर गया। मैंने कभी उन्हें उस लड़की के बारे में या फिर उस बैकरूम के बारे में नहीं बताया जिसे मैंने हमारी बिल्डिंग का बेसमेंट समझा।
कुछ इंटरनेट के रहस्यों ने मुझे उतना ही परेशान किया है जितना कि बैकरूम्स ने। जहां तक मुझे याद है, मैंने इंटरनेट पर बहुत सी अजीब और अविश्वसनीय कहानियां देखी हैं और मैं जानता हूं कि वो सच हैं। मुझे पता है कि मैं उनकी खोज करना चाहता हूं। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, क्या आपने कभी किसी भूल भुलैया का सपना देखा है जहां बहुत से पीले रंग की ऑफिस हों और उसका रास्ता कहीं ना जाता हो? क्या आपको कभी सपने में गीले कारपेट की बदबू आई है? आपको शायद याद भी ना हो, लेकिन आप वहां जा चुके हैं। बहुत से लोग बैकरूम में जा चुके हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि अगर वो उस सपने में बहुत गहराई तक चले जाएं, तो वो वहां से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। यार, मैं सच कह रहा हूं, कसम से मैं बैकरूम में जा चुका हूं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा हुआ है? बिल्कुल मेरी तरह डिएगो, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके अंदर भी बैकरूम में जाने का पागलपन था। इसलिए जब उसने मुझे बताया कि वो लगातार 2 रातों तक वहां जा चुका है, तो मैं हैरान हो गया। हाँ, हमें वो जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। जितना ज्यादा हो सके तुम अपनी नींद में उसके बारे में सोचो और तुम वहां पहुंच जाओगे। लेकिन अगर हम सो रहे हैं तो उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं? आराम से, आपको बस स्लीप पैरालिसिस होना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप आधी नींद में होंगे और आधे जगे हुए, और इस तरह आप अच्छे से सोच पाएंगे। मुझे नहीं पता यार, ये बहुत खतरनाक नहीं है? पैरालिसिस से सपने बहुत ही गहरे हो जाते हैं। देखो मुझे, मैं यहां हूं और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं इस बात को मानता हूं कि जब उस दिन मैं स्लीप पैरालिसिस गया तो मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन इस वजह से मैं बैकरूम देखने का चांस नहीं छोड़ने वाला था। मैं जो कर सकता था मैंने वो किया। मैंने बहुत खाना खाया और मैं जल्दी सोने चला गया। उसी के साथ साथ मैंने तेज वॉल्यूम करके टीवी भी चला दिया। सोते वक्त मैंने हर वो चीज की जो डिएगो ने मुझे करने को कहा था, और पहली ही कोशिश में मैं बैकरूम में था। मैं जानता था कि मैं सपना देख रहा था, लेकिन उसी के साथ साथ मुझे गीले कारपेट की बदबू आने लगी। मुझे ठंड लगने लगी, डर लगने लगा और साथ ही साथ मैं उत्साहित भी था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जगा हुआ हूं और किसी और ही दुनिया में हूं। बिना डरे मैं बैकरूम की उस भूल भुलैया में चलने लगा। सब कुछ वैसा ही था जैसे मैंने सोचा हुआ था। दीवारें भी ठीक वैसी ही थी। वो माहौल ऐसा था जिसमें कोई भी भटक सकता था, और वहां के लॉकर ही मेरे इकलौते साथी थे। वो रास्ता इतना अजीब था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैं भूल भुलैया की शुरुआत में था या मैं उसे खत्म करने वाला था। अब मुझे डर लगने लगा था। यह मजेदार नहीं बचा था। मैं घर वापस जाना चाहता था। मैं पागलों की तरह उस भूल भुलैया में भागने लगा कि शायद मुझे बाहर का रास्ता मिल जाए। सेकंड्स बीते, मिनट्स बीते और घंटे बीत गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैं रोते हुए जमीन पर गिर गया। जब मैं टूट चुका था तो एक बिल्ली मेरे पास आई। हे क्यूटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हनी, मैंने तो यहाँ खुद से आने का फैसला किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ आना चाहती थी। हम दोनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे, है ना? मुझ में फिर से जान सी आ गई। मैं बाहर का रास्ता ढूंढने में फिर से लग गया। इस बार मैं पहले से ज्यादा शांत था और अब मेरे साथ देने के लिए कोई था। कुछ मिनट बाद मैं एक और डेड एंड तक पहुंचा, लेकिन उस जगह की एक खासियत थी। वहां एक लड़की थी जो दीवार की तरफ पीठ करके खड़ी थी। मुझे यकीन था कि वो भी हमारी ही तरह रास्ता भटकी हुई थी। हे, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? मेरी आवाज लगाने पर उस लड़की ने मुड़कर देखा। उसके मुड़ने पर मुझे एहसास हुआ कि मदद की जरूरत उसे नहीं, मुझे है। उस लड़की का चेहरा नहीं था, बस एक बड़ा सा गोल गड्ढा था और उसके आसपास दांत लगे हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर सिर्फ उसका मुंह था। मैंने उस बिल्ली को उठाया और धीरे धीरे पीछे की तरफ चलने लगा। वो लड़की अपने शरीर को बिना पीछे मोड़े झुकने लगी और उसने अपने हाथ जमीन पर लगा दिए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मकड़ी हो। इसी वजह से वो मुझे बड़ा जोर से भाग कर आने लगी, इसलिए मैंने भी वही किया। वो जो भी था मुझसे तेज ही था। इससे पहले कि वो मुझे ढूंढ पाती, मैं लॉकर में छुप गया। हेलो, क्या कोई है? वो आवाज कुछ जानी पहचानी थी। क्या वो डिएगो था? आखिर वो यहां क्या कर रहा था? मैं लॉकर खोलकर उसे कहने ही वाला था कि उसे यहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही डिएगो मेरे सामने आया, बहुत देर हो चुकी थी। वो शैतान तेजी से कोने से निकलकर आई और अपने दोनों टांगों पर खड़े होकर उसने मेरे दोस्त का सर अपने दांतों में फंसा लिया।
फिर उसने उसे ऊपर उठाया और उसे धीरे धीरे निकलने लगी। मैं उस वक्त सिर्फ एक चीज कर पाया, लॉकर में उस कैट को अपने हाथ में लिए खड़ा रहा और ये देखता रहा कि किस तरह उस शैतान ने मेरे दोस्त को एक ही बारी में निगल लिया, वो भी बिना कोई सबूत छोड़े। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि ये सब यहाँ खत्म नहीं हुआ था। वो शैतान मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने महसूस किया कि मेरे माथे, सर और यहाँ तक कि पूरे शरीर से पसीने टपक रहे। लेकिन फिर मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़। वो पसीना नहीं था। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा, वो कॉकरोचेस से भरे हुए थे। यहां तक कि मेरा पूरा शरीर कॉकरोचेस से भरा हुआ था। मैं उन्हें अपने ऊपर चलते हुए महसूस कर सकता था। वो बढ़ते ही जा रहे थे। मैंने नीचे देखा और हैरान हो गया। उस बिल्ली का मुंह खुला हुआ था। वो कॉकरोचेस वहीं से आ रहे थे। और उसी के साथ साथ मैंने देखा कि किस तरह उस जानवर के अंदर से 2 लाल आंखें मुझे देख रही थी। वो कोई बिल्ली नहीं थी, बल्कि बिल्ली के रूप में कोई बहरूपिया था। मैं चिल्लाते हुए, रोते हुए वहां से भागना चाहता था। मैं उस बहरूपिये को अपने हाथों से फेंकना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैंने उस लॉकर के ऊपर और पीछे देखा। वो शैतान अभी लॉकर के ठीक सामने खड़ा था। वो ढूंढ रहा था अगर कोई उसके आसपास है तो। मैंने आंसू भरी अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगा कि ये जो कुछ भी है जल्द से जल्द खत्म हो जाए। उन कॉकरोचेस का बर्ताव अब बदल चुका था। वो पागलों की तरह मेरे शरीर पर अब सिर्फ घूम नहीं रहे थे, बल्कि मेरे मुंह, कान और नाक में घुसने की कोशिश कर रहे थे। वो मेरे चेहरे पर फैल गए थे। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि वो शैतान अब मेरे लॉकर के बाहर नहीं खड़ा था। ये मेरा वहां से भागने का मौका था। मैंने जोर से उस लॉकर का दरवाजा खोला और उस बिल्ली को खुद से दूर फेंक दिया। मैंने उन कॉकरोचेस को अपने ऊपर से झाड़ने लगा और मेरे मुंह में घुसे उन कीड़ों को थूकने लगा। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैं उन कॉकरोचेस को भूल गया। खंबे के पीछे पहले वाला वो शैतान मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मेरे लिए जाल बिछा रखा था। मेरा पहला रिएक्शन था उसे दूर भागने का, और उसी तरह वो शैतान भी अपने 4 पैरों पर मेरे पीछे पीछे भागने लगा और धीरे धीरे मेरा करीब आता गया। जैसे ही वो मुझे पकड़ने वाला था, मैंने अपने सामने एक लाल रंग का दरवाजा देखा और इससे पहले कि वो अपने बड़े मुंह से मुझे पकड़ लेता, मैं उसमें घुस गया। एक तेज रोशनी ने मेरी आंखों की आंखें अंधेरा कर दिया और उसका असर मेरे पूरे शरीर पर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैं मिट्टी से सना हुआ अपने घर से कुछ ब्लॉक की दूरी पर जमीन पर गिरा हुआ था। जब मैं अपने घर घुसा तो सब मुझे देखकर हैरान हो गए। किसी को नहीं पता था कि मैं कहां से आया था, क्योंकि किसी ने भी मुझे बाहर जाते हुए नहीं देखा था। मैं बस उनके सामने से आ गया। मैंने डियागो को फोन मिलाया। उसके कुछ ही देर बाद उसके पेरेंट्स ने मुझे फोन किया, ये पूछने के लिए कि क्या मुझे उसके बारे में कुछ पता है। कुछ ही दिनों बाद शहर में हर जगह मेरे दोस्त के लापता होने के पोस्टर्स छप गए। किसी ने भी उसे दोबारा नहीं देखा, कभी नहीं। उस दिन के बाद से मैं हर कीमत पर बैकरूम के बारे में सोचने से बचता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर एक बार अपने सपने में वहां पहुंच जाऊं। मुझे पछतावा होता है उस दिन पर जब मुझे उस जगह के बारे में खोज करने की तलब जगी और मैंने उस शैतान को उकसाया जो वहां रहता है। मैं एक बार फिर आप सबको चेतावनी दूंगा, आप सब बैकरूम में पहुंच सकते हैं अगर आप कभी भी उसका सपना लें तो, लेकिन आप वहां किसी पर भी विश्वास मत कीजिएगा। बस बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढिए और उसी तरफ भागिए। जब मेरी आंख खुली तब मैं हॉस्पिटल के एक कमरे में था और वहां के स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। मेरे बगल में एक लाइट जल रही थी। मुझे यह समझने में थोड़ा वक्त लगा कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि मैं उस जगह पर था क्यों। हेलो, मुझे बस इतना याद था कि मैं अपने घर वापस जा रहा था और अचानक मेरी आंख इस जगह पर आकर खुली। लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक था। हेलो, मुझे मदद की जरूरत है, कोई है? मैं बार बार आवाज लगाता रहा लेकिन किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। यहां तक कि वो जगह एक हॉस्पिटल होने के लिए बहुत शांत थी, लेकिन फिर भी ये उस जगह की सबसे अजीब बात नहीं थी। पहली नजर में सब कुछ ठीक सा लग रहा था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे कि उस जगह की दीवारों पर धब्बे थे। कुछ देर बाद मेरी नजर एक और चीज पर गई। वो जगह दवाइयों और फिनाइल की तरह महकने की बजाय वो बदबू मेरे नाक में जा रही थी जो सीलन और गीलेपन जैसी थी।
बिना ज्यादा देर इंतजार किए मैं आसानी से उस स्ट्रेचर से उतर गया और बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वहां तक पहुंच पाता, किसी और ने दरवाजा खोल दिया। टोनी, वो मेरा भाई था। ए, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। वो मेरी तरफ आया और मुझे स्ट्रेचर पर पीछे की तरफ धक्का देने लगा और मैं उसे देखता रहा। वो वाकई टोनी था। लेकिन मुझे ठीक लग रहा है। क्या हुआ? मेरे भाई ने मुझे जबरदस्ती लेटने को कहा। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तब भी तुम्हें बिस्तर पर ही लेटे रहना चाहिए। उन्होंने मुझे यही कहा है। टोनी ये कहते हुए हंसता रहा। किसने? क्या? ऐसा करने को तुमसे किसने कहा है? जाहिर सी बात है, नर्स ने। कहाँ है वो लोग? मैं कब से उन्हें आवाज दे रहा हूं और कोई आया ही नहीं। वो लोग बाकी पेशेंट्स के साथ बिजी हैं, लेकिन चिंता मत करो, वो जल्द ही तुम्हें देखने आएंगे। टोनी के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो गई। लेकिन उसने मेरी छाती पर हाथ रखा और मुझे फिर से लेटा दिया। मैंने तुम्हें कहा ना कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जब तक जरूरी होगा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वो बात नहीं है। तुम्हें भी आराम करना चाहिए। तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए। पर क्यों? मैं अपने भाई का ख्याल रखकर खुश हूं। कुछ वजहों से मैं और भी ज्यादा घबराहट महसूस कर रहा था। तुम ऐसे नहीं हो। मैंने उसे फौरन धक्का दिया और उस जगह से उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगा। मुझे उस कमरे में घुटन होने लगी थी। आखिरकार मैंने उस दरवाजे के हैंडल को घुमा दिया, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे पूरी तरह खोल पाता, उसने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम्हें रुकना पड़ेगा। बस करो टोनी, जाने दो मुझे। तुम्हें उसे देखने के लिए रुकना होगा। उसे देखने के लिए? तुम्हें उसे फिर से मरते हुए देखना होगा, बार बार देखना होगा, जब तक वो तुम्हारे लिए असहनीय ना हो जाए। अचानक मेरे भाई का सर पर चोट का एक निशान बनने लगा और वो बड़ा होता गया। ये क्या? धीरे धीरे वो और गहरा होता गया, जब तक मैंने इस बात पर गौर नहीं किया कि वो चोट चीर कर खुलने लगी थी। टोनी, तुम्हें क्या हो रहा है भाई? मेरे गले में जैसे मेरी आवाज अटक सी गई, क्योंकि उस वक्त उसके सर पर लगी चोट ने उसके दिमाग के 2 हिस्से कर दिए थे। तुम्हें ये फिर से देखना होगा। लेकिन फिर भी आम बात करते हुए टोनी हंस रहा था। तुम्हें यहीं ठहरना होगा। नहीं। मैंने जल्दी से अपनी बाजू उससे खींचकर खुद को छुड़ाया। जैसा तुम चाहो। मेरे भाई के सर से काले रंग की एक परछाई निकलने लगी। जब तक मैंने उस छवि पर कोई प्रतिक्रिया की, उसका आधे से ज्यादा शरीर बन चुका था। इसलिए बिना और ज्यादा वक्त गवाए मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। शिट! मैं पूरे हॉस्पिटल में इधर उधर भागने लगा। वहां लगी लाइट्स से वो जगह ठीक से दिख रही थी, यहां तक कि वो इतने अच्छे से चमक रही थी जैसे हर 5 मिनट बाद उनकी सफाई होती हो। लेकिन सीलन और गीलेपन की बदबू और भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। मैं पहले भी हॉस्पिटल में जा चुका हूं, इसलिए मैं जानता था कि कभी ना कभी मैं बाहर निकलने वाले रास्ते तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे वो हॉलवे खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी मैं तब तक भागता रहा जब तक मेरी टांगें थक नहीं गई और मैं हाफने नहीं लग गया। वो खत्म ही नहीं हो रहा था। मैं रुका और दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। मेरी मदद करो प्लीज। मैंने किसी के कमरे से बाहर आने का इंतजार नहीं किया। मैंने बस कोई सा भी एक दरवाजा चुना और उसके अंदर घुस गया। फ्रेड! वहां या तो उस जगह की शुरुआत में या फिर उसके अंत में वो चीज थी। क्या तुम इस जगह से बाहर निकलना चाहते हो फ्रेड? उसके बस 2 ही रास्ते हैं। मैंने फौरन एक दरवाजा खोला और उसके पीछे चला गया। वो कमरा भी पूरी तरह से रोशनी भरा था और वहां सीलन की और भी तेज बदबू थी। हेलो! मैं धीरे धीरे उस पर्दे की तरफ बढ़ा जिसके पीछे एक स्ट्रेचर था, लेकिन वहां कोई दिख नहीं रहा था। मैंने उस पर्दे को हटाया। शिट! उस स्ट्रेचर पर हर जगह खून बिखरा हुआ था और उस पर पड़े हुए आदमी का पेट फटा हुआ था। फ्रेड! जिस तरह से उस परछाई की आवाज मुझ तक आ रही थी, उससे लग रहा था कि वो मेरे काफी करीब था। शिट, शिट, शिट! मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उस कमरे में दिख रहे एक दरवाजे के अंदर से मैं निकल गया। मुझे लगा कि वो शायद उस कमरे का बाथरूम होगा या फिर कोई अलमारी जहां मैं एक कोने में जाकर छिप जाऊंगा। लेकिन वो दरवाजा दरअसल एक दूसरे हॉलवे में जाकर खुला। क्या? फ्रेड!
जैसे ही मैंने उस परछाई को मेरे पीछे वाले दरवाजे पर खटखटाते हुए सुना, मैं उससे दूर हट गया। नहीं, मैं नहीं कर। मैं बस वहां बेहोश होने ही वाला था कि मैंने अपने सामने एक उम्मीद की किरण देखी। इस बार हॉलवे के अंत में मुझे सीढ़ियां दिखाई दी, और जैसे ही मैं उसकी तरफ गया और वहां से नीचे उतरने लगा, मैंने फिर एक बार उसे सुना, फ्रेड, भाड़ में जाओ। मैंने अचानक एक आवाज सुनी और मुझे अपने पैरों पर कुछ महसूस हुआ। मैं पानी में था। ओ नहीं, मैं नीचे की मंजिल पर नहीं पहुंच पाया था क्योंकि वहां पानी भरा हुआ था। नहीं नहीं नहीं, फ्रेड। मुझे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी कि वो चीज मेरे पीछे थी या नहीं। अचानक मुझे अपने शरीर पर किसी के होने का एहसास होने लगा। वो परछाई मेरे शरीर में दाखिल हो रही थी और वो देखने में धुएं जैसी जरूर लग रही थी, लेकिन उसका दर्द दुनिया में किसी भी चीज के दर्द से ज्यादा था। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, लेकिन सच तो यह है कि मैंने अपनी आंखें खोली थी। मैं वापस से हॉस्पिटल के कमरे में लेटा हुआ था। हर जगह अंधेरा था, लेकिन सब कुछ बहुत आम लग रहा था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि मैं देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरा शरीर मेरी बात नहीं मान रहा था। मैं हिलना चाहता था, मैं चिल्लाना भी चाहता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। अचानक मैंने एक परछाई को दरवाजे से अंदर आते हुए देखा। मैंने फौरन महसूस किया कि मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और मुझे पसीना आने लगा था। दोबारा नहीं, मैंने सोचा, इस बार मैं बच नहीं पाऊंगा। वो परछाई मेरे ऊपर चढ़ने लगी जब तक उसका चेहरा मेरे चेहरे के ठीक सामने नहीं आ गया। उसी पल मैंने उसकी शैतानों वाली मुस्कान एक बार फिर देखी। फ्रेड, मैंने तुम्हें कहा था कि यहां से निकलने के दो ही रास्ते हैं। ये रास्ता उनमें से एक नहीं है। उस चीज ने अपना मुंह खोला और धीरे धीरे मेरे और करीब आने लगा, और फिर आखिरकार और तभी कोई अंदर आया। क्या तुम ठीक हो? उस नर्स ने मेरे जवाब का इंतजार नहीं किया। वो अपने दाएं तरफ मुड़ी और उसने चिल्लाकर किसी से कहा, ये उठ गया है। मुझे बाद में पता चला कि उस दिन जब मैं और मेरे भाई गाड़ी में थे और हमारा एक्सीडेंट हुआ, तब उसने अपनी जान गंवा दी और मैं बहुत दिनों तक कोमा में था। यहां तक कि मुझे बाद में याद आया कि मैंने उसे मरते हुए देखा था। अब इस बात को काफी वक्त हो गया है, लेकिन मैं अब तक उस हादसे से उभर नहीं पाया और मुझे अब भी लगता है कि कोई चीज है जो मुझे डरा रही है।